हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव इंगोत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अध्ययन यूपीएससी। आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी भारत की नागरिकता के बारे में। और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम इस टॉपिक को दो वीडियोस में कवर करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा और जो वीडियो का पार्ट 2 है वो जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिटीजनशिप का मतलब क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस हैं जो इंडियन सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप प्रेपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, एनडीए की, सीडीएस की या स्टेट सिविल सर्विसेज की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें जनरल स्टडीज़ एक मेजर कंपोनेंट है, तो हमारा सेशन डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। हमारे चैनल के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं जनरल स्टडीज़ को लेकर, तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो डील करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के साथ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है और आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 जो है वो डील करते हैं इंडियन सिटीजनशिप के साथ। तो आज के सेशन में हम इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सिटीज़न का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं जो रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, उनके लिए एक ब्रॉड टर्म यूज़ की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ पीपल। पीपल और कभी कभी पर्सन्स भी टर्म यूज़ की जाती है। तो ये जो टर्म है पीपल, इसमें दो कैटेगरीज के लोग आ जाएंगे, एक तो इंडियन सिटीजन्स और दूसरा एलियंस। इंडियन सिटीजन्स वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, और एलियंस यहाँ पे वो लोग हैं जो फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं। सिटीजन्स तो इंडिया के परमानेंट रेजिडेंट होंगे, और जो एलियंस होंगे वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक टेम्परेरी टाइम के लिए इंडिया में स्टे करते हैं। देन सिटीजन्स और एलियंस में जो एक और मेजर डिफरेंस है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ राइट्स का। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी लॉज के अकॉर्डिंगली बहुत सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं। इनमें से कुछ राइट्स तो एलियंस को अवेलेबल होंगे, बट सारे राइट्स एलियंस को अवेलेबल नहीं होंगे। बट अगर सिटीजन्स की अगर हम बात करें, तो सिटीजन्स को सारे के सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जितने भी इंडिया में अवेलेबल हैं वो सारे राइट्स सिटीजन्स एंजॉय करेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं कि ये सिर्फ सिटीजन्स ही इंजॉय कर सकते हैं, एलियंस इनको इंजॉय नहीं कर सकते। आगे चल के जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक ओवरव्यू लेंगे कि ये वो आर्टिकल्स हैं जिनमें जो राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, जबकि एलियंस को ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से राइट टू वोट की बात की जाए तो राइट टू वोट भी सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये भी जो राइट है ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। इसी तरह से अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो एलियंस इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ही कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि सिटीजन्स वो इंडिविजुअल्स हैं जो इंडिया की फुल मेंबरशिप को एंजॉय करते हैं, मतलब सारे राइट्स जो इंडिया में हैं वो सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। अभी तक हमने बात की कि इंडियन स्टेट में जितने भी राइट्स हैं उन सब राइट्स को एंजॉय करेंगे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, बट उन राइट्स के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं इंडियन सिटीजन्स की। फॉर एग्जांपल, टाइमली टैक्स पे करना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, अपनी कंट्री को डिफेंड करना, और इसके अलावा जो बाकी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि सिटीज़न का मतलब क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जो कि डील करते हैं इंडियन सिटीजनशिप के साथ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है और आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 जो है वो डील करते हैं इंडियन सिटीजनशिप के साथ। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो पार्ट 2 है वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है उन लोगों को जो कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे इंडियन सिटीजन्स बन गए थे। तो अगर हम कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम बात करते हैं एक डेट की, और वो डेट क्या है, 26 जनवरी 1950। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्ट 2 है वो सिर्फ उन लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो
26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बन गए थे। इसके अलावा किन तरीकों से इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है और किन तरीकों से इंडियन सिटीजनशिप का लॉस हो जाता है, ये सारे मैटर्स के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ पार्ट सेकंड डील नहीं करता। इन सब मैटर्स के साथ डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दी थी कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी जो इन सब मैटर्स के साथ डील करेगा। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया एंड दैट वाज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो कि एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप और लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के साथ डील करता है। इस एक्ट को अभी तक 9 बारी अमेंड किया गया है और जो मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट थी दैट वाज इन 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 जिसको हम बोलते हैं। तो उसके सेलिएंट फीचर हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस पर एक सेपरेट वीडियो रहेगी। जब इंडिया की पार्टीशन हुई, इंडिया और पाकिस्तान बने, तो उस टाइम पे एक मास मूवमेंट हुई लोगों की। एक बड़ी संख्या में लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया में आए। तो इस मूवमेंट के चलते जो उस टाइम का सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि इंडियन सिटीजन कौन होगा, वो कौन लोग होंगे जो इंडियन सिटीजनशिप के क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली लोगों की 4 कैटेगरीज ऐसी थी जो कि इंडियन सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाइड थी ऑन 26 जनवरी 1950। हम उन चारों कैटेगरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी में वो लोग आते थे जिनका डोमिसाइल इंडिया में था और इसके अलावा इन 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को वो फुलफिल करते थे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। अगर आप लंबे समय से किसी एक जगह पे रहते हैं और आपका पर्पस है वहाँ पे परमानेंटली सेटल होना, तो जो आपका परमानेंट रेजिडेंस है वो आपका डोमिसाइल बन जाता है। तो उस पर्सन का डोमिसाइल इंडिया में होना ज़रूरी था और उसके अलावा या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न बन जाएगा, और अगर उसका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है तो एटलीस्ट उसके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट का जन्म अगर इंडिया में हुआ हो तो वो इंडियन सिटीज़न बन जाएगा। और अगर इन दोनों कंडीशंस को भी वो फुलफिल नहीं करता है तो एटलीस्ट कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल पहले से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से वो कंटिन्यूसली इंडिया में रह रहा है, तो उसके बाद भी वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल था। तो अगर इन कंडीशंस को कोई पर्सन फुलफिल करता था तो वो इंडियन सिटीजन बन गया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज बेसिकली आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए थे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कंडीशन थी कि उनके पेरेंट्स में से एटलीस्ट एक पेरेंट का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या फिर एटलीस्ट उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक ग्रैंड पेरेंट का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में अगर हुआ हो तो दे वर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। बट ऐसे लोगों को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो उनको डिवाइड करने के लिए एक कट ऑफ डेट रखी गई एंड दैट वाज 19 जुलाई 1948। तो वो 2 कैटेगरीज कैसे बनाई गई, एक तो वो लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आए थे और दूसरी कैटेगरी में वो लोग थे जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आए थे। जो लोग तो इस डेट से पहले इंडिया में आए थे और ऊपर की वो कंडीशंस को फुलफिल करते थे तो वो ऑर्डिनरली इंडियन सिटीजन बन गए। बट जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में माइग्रेट किए तो उनके लिए प्रोसेस क्या था, उनको बेसिकली रजिस्टर करना था एक ऑफिसर के पास, और उनकी रजिस्ट्रेशन के मतलब एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन से पहले वो 6 महीने से इंडिया में रह रहे हो, और उसके बाद अगर कोई ऑफिसर जिसको उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी है वो उनको रजिस्टर कर लेता है एज इंडियन सिटीजन तो वो इंडियन सिटीजन बन गए। एंड दिस इज आर्टिकल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ लोग ऐसे थे जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में चले गए, बट बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में आके रीसेटल होना चाहते हैं, तो वो इंडिया में वापस आ गए। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया था, दे वर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप, बट उनको क्या करना था, पहले तो 6 महीने इंडिया में रहना था और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते थे फॉर रजिस्ट्रेशन, और उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद वो इंडियन सिटीजन बन गए। तो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अब जो लास्ट कैटेगरी थी वो कवर करती थी उन लोगों को जो कि इंडिया से बाहर रहते थे, बट उनके दोनों पेरेंट्स में से एटलीस्ट एक पेरेंट या दोनों ग्रैंड पेरेंट्स में से एटलीस्ट एक ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया था फॉर बिकमिंग सिटीजन ऑफ इंडिया? तो उनके लिए क्या था, जिस भी कंट्री में वो रहते थे उस कंट्री में जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया के, तो उनके साथ उनको अपने आप को रजिस्टर करना था एज इंडियन सिटीजन। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि सपोज करो एक इंसान यूएसए में रहता था, ठीक है, बट उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, तो उसको क्या करना था, यूएसए में अपने आप को रजिस्टर करना था एज इंडियन सिटीजन। तो उसके बाद से फिर चाहे उसने अपने आप को कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले रजिस्टर किया हो या बाद में, तो वो एलिजिबल था फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो दिस इज बेसिकली आर्टिकल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 8 कवर करता है ओवरसीज इंडियंस को। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 4 कैटेगरीज के लोगों को आइडेंटिफाई करता है एज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, persons migrated to Pakistan but later returned, and finally persons of Indian origin residing outside India. अब कुछ और भी प्रोविजंस हैं जो इंडियन सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं, वो है आर्टिकल 9, 10 एंड 11। तो आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई इंसान वॉलंटरीली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो वो इंडियन सिटीज़न नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि इंडिया में देयर इज़ सिंगल सिटीजनशिप, तो हम डुअल सिटीजनशिप को कभी भी इंडिया में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर हमारी कंट्री का कोई सिटीज़न वॉलंटरीली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप को खो देता है। देन कम्स आर्टिकल 10। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये है कि किसी इंसान के पास अगर ऑलरेडी इंडियन सिटीजनशिप है तो उसकी सिटीजनशिप कब तक कंटिन्यू रहेगी? क्या वो हमेशा के लिए रहेगी? क्या कभी भी उसकी सिटीजनशिप उसके हाथ से जा नहीं सकती? तो इसी चीज़ के साथ डील करता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में ये बताया गया है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉज हैं उनको अमेंड कर सकती है, उनमें चेंजेस ला सकती है। तो किसी भी इंसान की सिटीजनशिप को अगर कंटिन्यूटी में रहना है तो उन लॉज के जितनी भी कंडीशंस होंगी उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर तो उसकी सिटीजनशिप उन लॉज की कंडीशन को फुलफिल करेगी तो वो कंटिन्यूटी में रहेगी, अगर नहीं फुलफिल करेगी तो उसकी सिटीजनशिप उसके हाथ से चली जाएगी। आर्टिकल 11 इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न हैं, फिर हम चाहे बात करें एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की, तो वो सारे प्रोविजंस कौन बनाएगी? वो बनाएगी इंडियन पार्लियामेंट। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस के बारे में जो डील करते हैं इंडियन सिटीजनशिप के साथ। वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और उसके वेरियस प्रोविजंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और वीडियो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।